Hello friends, welcome back to our biology class. I hope you are getting everything whichever being is taught in your class. Talking about chapter anatomy, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये चैप्टर जो है बहुत ही theoretical और थोड़ी सी लर्निंग वाली चीजें इस चैप्टर में ज्यादा हो सकता है पढ़ते वक्त आपको ये चैप्टर बोरिंग लगे. I'll try my best to make it easy. ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप अपना अटेंशन नहीं लूज करेंगे जब मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ. अदरवाइज ये चैप्टर जो है ये इतना ज्यादा समझने वाला नहीं है, ज्यादा इसमें जो है वो लर्निंग वाली चीज है. ऑलराइट, क्वेश्चंस जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे अटेम्प्ट करते रहना है. इसके क्वेश्चंस की डीपीपी जो है रेगुलर बेसिस पे अपलोड होंगी. तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया था. नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिश्यू. द नेक्स्ट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. जाइलम जो है, अगर मैं जाइलम की बात करूं तो वो एक कैसा टिश्यू है? दिस इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कह रहे हैं इसको? कल मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज में क्या डिफरेंस है. हाँ, कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स है which are similar in shape or they may be different in shape. Tissues can be similar in shape or these tissues can be dissimilar in shape. तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स का मतलब है that these tissues are made up of heterogeneous mass of cells. heterogeneous मतलब hetero शब्द का क्या मतलब है? hetero मतलब डिफरेंट. तो ये जो टिश्यू है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये अलग अलग सेल से मिलके बना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके ये टिश्यू बना है. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज heterogeneous mass. heterogeneous, it is made up of heterogeneous mass of cells or we say that it is a complex tissue. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के टिश्यू आएंगे. वन इज जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम. ओके, तो जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम फ्लोएम, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. जाइलम की अगर मैं बात करूं तो जाइलम क्या कंडक्ट करता है? पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? Xylem tissue जो है it is responsible for the transport of water. ये water transport करता है plant में. And what about phloem? Phloem is the tissue which is responsible for transport of food. एक जो है xylem जो है वो root से खाना लेके जाता है leaves तक. Phloem जो है वो leaves से जो बना हुआ खाना है वो लेके आता है कहाँ तक? Roots तक और बाकी parts तक. So leaves to other parts of the plant, phloem. Roots to other parts of the plant, xylem. ठीक है, तो अब xylem जो है बोल रहे हैं पानी ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ठीक है, सारे सेल्स जो हैं xylem टिश्यू के वो पानी ट्रांसपोर्ट करने में इन्वॉल्व हैं. अब कौन से सेल्स हैं xylem टिश्यू के पास, तो वो हम देख लेते हैं. आप याद रखेंगे कि जो ये रहा xylem जो है ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ. पर इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जाइलम टिश्यू जो है इट इज मेड अप ऑफ ट्रिकीज. के अलावा इट इज मेड अप ऑफ सेल वेसल्स. हमने बोला था ना कि जो जाइलम है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. ये कहा था, तभी तो इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, सिंस इट इज मेड अप ऑफ हेटेरोजेनस मास ऑफ सेल्स. हेटेरोजेनस मतलब डिफरेंट. तो डिफरेंट कौन से? एक हो गया ट्रिकीज, दूसरा हो गया वेसल, तीसरा हो गया, थर्ड वन इज xylem parenchyma and the fourth one is xylem fibers. So xylem is made up of 4 different types of cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers.
Out of these tracheids and vessels are dead tissues, dead cells हैं. Xylem tissue के जो tracheids और vessels हैं वो dead हैं. Talking about xylem fibers, it is also dead. That means पूरा का पूरा xylem dead है except xylem parenchyma. सिर्फ xylem parenchyma कैसा है? Xylem parenchyma जो है it is a living tissue. उसके अलावा tracheids, vessels, xylem fibers जो है these are dead tissue. ये बात समझ आ गई. ट्रिकीज वेस्टल्स और जाइलम फाइबर्स डेड हैं, इस चीज को याद रखना, जबकि जाइलम पैरेन्काइमा जो है इट इज अ लिविंग टिश्यू. नाउ वी विल हैव अ लुक एट द डिफरेंट सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस टिश्यू. तो देखते हैं अब हम. सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ अबाउट ट्रिकीड. ट्रिकीड के बारे में आपको बता देती हूँ. व्हाट काइंड ऑफ टिश्यू, व्हाट काइंड ऑफ सेल इज अ ट्रिकीड. सी, अगर मैं ट्रिकीड की बात करूं तो वो ऐसा दिखता है, ऐसा. उसके दोनों एंड्स कैसे हैं? एंड्स देखो, ये एंड है एक और एक ये एंड है. दोनों ही एंड इसके टेपरिंग है, बंद है. तो ट्रिकीड क्या है? ट्रिकीड इज अ सिंगल सेल. ट्रिकीड एक ही सेल है, ये एक सेल है, एक ट्रिकीड. ठीक है. नाउ सेकंड पॉइंट अबाउट ट्रिकीड इज दैट इट इज टेपर्ड एट बोथ एंड्स. दोनों ही एंड्स इसके कैसे हैं? दोनों ही एंड्स जो ट्रिकीड्स हैं उनके बंद हैं. फिर दोनों ही एंड बंद हैं तो आप ये चीज सोचो, तो पानी कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? हम बोल रहे हैं ना, ये रूट से बाकी पार्ट तक पानी लेके जाता है, पर इसके दोनों एंड्स क्लोज है. देन हाउ इज इट केपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर? ये एक सेल कैसे पानी ट्रांसपोर्ट करेगा? एक्चुअली होता क्या है, ट्रिकीड जो है, जो डेड है, इसकी वॉल्स में इस तरह से पिट्स होते हैं. ये रिपिट्स, ये जो गैप्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, व्हाट आर दीज गैप्स कॉल्ड? दीज गैप्स आर नोन एज पिट्स. ठीक है. एक ट्रिकीड जो है वो दूसरे ट्रिकीड के साथ इस तरह से जुड़ा होता है और ये कनेक्टेड होते हैं. कैसे? These are connected with the help of, ये देख, these are connected with the help of these pits. तो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होगा कैसे होगा? लेग से यहां से पानी एंटर किया, पिट्स के थ्रू दूसरे सेल में, पिट्स के थ्रू थर्ड सेल में, पिट्स के थ्रू फोर्थ सेल में, एंड दिस इज द वे वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रिकीड. तो हुआ क्या? एक ट्रिकीड के ऊपर दूसरा ट्रिकीड चढ़ जाता है. लेट मी राइट ओवर हियर, वन सेल और वन ट्रिकीड इज प्लेस्ड ओवर अदर सेल. एक सेल के ऊपर दूसरा सेल या एक ट्रिकीड के ऊपर दूसरा सेल ऐसे करके बैठ जाता है, and one cell is placed over other cell and forms a tube-like structure. ये मिल के बना देते हैं एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर, और इसी ट्यूब, इसी पाइप से क्या ट्रांसपोर्ट हो जाता है? फिर इसी पाइप से हो जाता है ट्रांसपोर्ट वाटर. ट्रिकीड समझ में आया? अब अगले सेल पे चलें. अगले सेल का क्या नाम है? द नेक्स्ट सेल इज नोन एज वेसल्स. अब एक चीज याद रखना, क्वेश्चन आता है इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ. ट्रिकीड की जब बात होती है, ट्रिकीड इज अ सिंगल सेल, ओके, बट वेसल्स की जब बात होती है तो वन वेसल इज नॉट अ वन सेल, बट वन वेसल इज मेड अप ऑफ मेनी वेसल मेंबर्स. एक ट्रिकीड तो एक सेल को कहते हैं, बट एक वेसल एक सेल को नहीं कहते. एक वेसल जो है वो बहुत सारे वेसल मेंबर्स से मिलके बनती है. कहानी देखो कुछ ऐसे है. ये रहे बहुत सारे सेल्स. पहले सेल्स, सारे के सारे सेल्स एक जैसे होते हैं. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कल आपको बताए थे ना, ये रहा वैक्यूल, ये रहा न्यूक्लियस. दिस इज व्हाट? दिस इज साइटोप्लाज्म. ऐसा ही दिखता है सेल. दिस इज अ वैक्यूल, दिस इज अ न्यूक्लियस. पहले सेल नॉर्मली रह रहे थे, ये वेसल मेंबर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. फिर बारी आई इनके डिफरेंशिएशन की. ठीक है. इनको डिफरेंशिएट करने का टाइम आ गया. अब
डिफरेंशिएट करना है इन सेल्स को। तो क्या करेंगे, अब देखो आप लोग, ये नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, ये वेसल मेंबर्स हैं, इनको अब क्या बनानी है, वेसल्स बनानी है। इनको क्यों वेसल्स बनानी है, ताकि ये पानी ट्रांसपोर्ट कर सके। पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए। चेंजेस को मैंने बोल दिया, चेंजेस को हमने नाम दिया डिफरेंशिएशन की। कल मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज री डिफरेंशिएशन। राइट, जब हम मैं आपको और पढ़ा दूंगी ये चैप्टर तो ये टर्म्स आपको और क्लियर हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन में इन्होंने क्या किया, अपने अंदर क्या चेंजेस लाए, इनकी जो वॉल्स हैं सबसे पहले तो उसको क्या किया गया, थिक बनाया गया। इन सेल्स की जो वॉल्स हैं उनको थिक बना लिया गया। उसके अलावा जो इसके अंदर का साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, दैट इज रिड्यूस्ड, उसको खत्म कर लिया गया, फिनिश कर लिया साइटोप्लाज्म। तो इतना करके देखते हैं। पहले पहले तो इसके अंदर जो इसकी जो वॉल्स हैं पतली पतली बनाई है पहले डायग्राम में। अब देखो मैं बहुत ही थिक वॉल्स बना रही हूँ, देखो इतनी थिक है वॉल्स। और ये थिक वॉल्स है और बीच में साइटोप्लाज्म भी नहीं है, ठीक है। फिर बाद में क्या किया, बाद में उन्होंने ये किया कि जो बीच वाली वॉल्स हैं उनको भी खत्म कर लिया। ये देखो जो इंटरवेनिंग वॉल्स थी उनको भी कर लिया गया खत्म। ये देखो, है ना। तो पहले तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ क्या किया अब इन्होंने, इंटरवेनिंग वॉल्स गेट फिनिश, खत्म हो गई बीच वाली वॉल्स भी। तो क्या क्या अब एक कंटिन्यूस चैनल दोबारा से बन गया, ये देखो बन गया ना दोबारा से, तो पानी का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आसानी से। Now please remember that these cells are known as vessel members. इन सेल्स का नाम है वेसल मेंबर्स। वेसल मेंबर्स ही मिले और इस तरह से उन्होंने सबसे पहले अपना साइटोप्लाज्म खत्म किया। अब अगर साइटोप्लाज्म खत्म करते हैं दैट मींस वो डेड हो गया। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ट्रिकीट भी डेड होता है और वेसल्स भी कैसे होते हैं, वेसल्स आर आल्सो डेड। ओके, इंटरवेनिंग वॉल्स को फिनिश इसलिए कर लिया ताकि कंटिन्यूस चैनल बन जाए, पानी के ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंटिन्यूटी इस तरह से मिल जाए। और फिर रेडी हो जाती है क्या, रेडी हो जाती है एक वेसल। दिस इज अ वेसल, एक वेसल बन गई, बहुत सारे वेसल मेंबर्स मिले और एक वेसल बन गई। नाउ दिस वेसल इज आल्सो कनेक्टेड टू वेसल नंबर 2, इस तरह से। वेसल नंबर 1 और वेसल नंबर 2 जिस जगह पे कनेक्टेड है वहां पे इस तरह से क्या है, इस तरह से है पोर्स। वेसल नंबर 1 और वेसल नंबर 2 जहां से कनेक्टेड है वहां पे इस तरह से पोर्स हैं। व्हाट डू वी कॉल दीज पोर्स एज, व्हाट आर दीज आर परफोरेशंस और पोर्स। इन्हीं पोर्स के थ्रू वेसल नंबर 1 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज वेसल 1, दिस इज वेसल 2। वेसल 1 और 2 जो है ये इन पोर्स के थ्रू आपस में जुड़ी। ये बात समझ आ गई, चलो आई होप दिस इज क्लियर। ट्रिकीड आपको समझ आया पहले इससे, ट्रिकीड एक सेल था, ये बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ। ट्रिकीड वाज अ सिंगल सेल, मेनी ट्रिकीड जॉइन, बहुत सारे ट्रिकीड जॉइन हुए और जॉइन होके इन्होंने कंटिन्यूस ट्यूब बनाई। कंटिन्यूस ट्यूब जो है पानी ट्रांसपोर्ट करती है। फिर उसके बाद वेसल, वेसल जो है वो बहुत सारे वेसल मेंबर से बनी है। वेसल मेंबर्स जो है डिफरेंशिएशन के बाद पहले अपना प्रोटोप्लाज्म खत्म कर देते हैं, फिर वॉल्स को थिक बना देते हैं, उसके बाद इंटरवेनिंग वॉल्स खत्म कर देते हैं और एक कंटिन्यूस ट्यूब बना देते हैं जिसको हम एक वेसल कहते हैं। अब एक बात आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वेसल्स हैं, these vessels are present only and only in angiosperms, और किसी भी तरह के प्लांट में वेसल्स नहीं होती। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वेसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स।
वेसल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है और किसी भी प्लांट टाइप में वेसल्स प्रेजेंट नहीं है. वेसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स एक्सेप्ट ट्रोकोडेंड्रेसी. याद रखना, अब ये कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जिनके पास वेसल्स नहीं होती. वैसे तो वेसल्स एंजियोस्पर्म्स के पास प्रेजेंट होती है, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के पास ही प्रेजेंट होती है. यहाँ पे लिखा है वेसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म एक्सेप्ट ट्रोकोडेंड्रेसी, विंटरेसी, and third one is टेट्रासेंटरेसी. तो यहाँ पे 3 लिखे मैंने, ट्रोकोडेंड्रेसी, विंटरेसी एंड टेट्रासेंटरेसी. ये क्या है? ये 3 एंजियोस्पर्म्स की क्लासेस हैं. इन 3 एंजियोस्पर्म्स में क्या खास बात है? इनके पास वेसल्स एब्सेंट होती. Otherwise, vessels are present only in angiosperm. This is the special feature which is present in angiosperm. Gymnosperms के पास या फिर pteridophytes के पास, इन सब के पास नहीं होती है. ठीक है? Moving ahead now. Moving ahead, the next element which we need to study. Tracheids पढ़ लिए, vessels पढ़ लिए. अब अगले जो हैं वो हैं xylem parenchyma. xylem parenchyma पढ़ेंगे अब हम. xylem parenchyma की क्या खास बात है? याद रखना कि ये जो xylem parenchyma है ये लिविंग है. इकलौता लिविंग सेल है xylem टिश्यू का. इकलौता लिविंग सेल है xylem टिश्यू का. एंड इसका काम क्या है? इसका काम है radial conduction of water. Xylem parenchyma is involved in the radial conduction of water. If this is the trunk of the tree, let's say, तो पानी यहाँ से ऊपर जाना है तो वो तो ट्रकीजर वेसल्स ले जाएंगे, वो आपने देख लिया. बट साइड्स को भी तो पानी चाहिए. तो साइड्स को पानी कौन देगा? साइड्स को पानी देने के लिए चाहिए होगा xylem parenchyma. साइड्स को पानी देने को कहा जाता है radial conduction of water. Since xylem parenchyma is involved in radial conduction of water, it is also named as ray parenchyma. Since वो radial conduction में involved है पानी के, it is involved in radial conduction of water, हमने इसको क्या नाम दे दिया? We call it as ray parenchyma. ray parenchyma कहते हैं इसको. ये भी ठीक है, समझ आ गई है आपको बात? तो इससे पहले हम देख रहे हैं वेसल्स. पहले ट्रकीज हो गए, वेसल्स हो गए, देन xylem parenchyma. Then we have xylem fiber. xylem fibers की क्या खास बात है? xylem fiber जो है वो exactly किसके जैसा है? वो sclerenchyma का जो फाइबर है ना, sclerids and fibers, उसके जैसा ऐसा दिखता है. वो ऐसा दिखता है. कहे थे ना sclerids and fibers. तो इसका काम क्या है? इसका काम है, पहले तो याद रखना ये डेड है. इट्स sclerenchyma या sclerenchymatous fiber. What is its function? Its function is to provide mechanical strength. ये क्या करता है? ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है. प्लांट जो है, जो xylem टिश्यू है, उसको सपोर्ट भी तो चाहिए. वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है xylem टिश्यू. तो ये था हमारा xylem टिश्यू. ये था xylem टिश्यू. उसके 4 तरह के सेल्स हमने पढ़े. कौन से थे? Those were tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. यही थे. इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि हेटेरोजेनस मास ऑफ सेल्स में इंक्लूड किया गया. अब यहाँ पे 2 टर्म्स लिखी हैं. क्या टर्म्स हैं ये? वन इज प्रोटोजाइलम. Let me change the color.
वन इज प्रोटोजाइलम एंड द अदर वन इज मेटाजाइलम। ये क्या चीज है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम? देखो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट इज नोन एज प्रोटोजाइलम। प्रोटो मतलब पहले, जो पहले बन गया वो द वन व्हिच इज फर्स्ट फॉर्म्ड इज नोन एज प्राइमरी जाइलम, प्रोटोजाइलम। और जो बाद में बना जाइलम दैट इज नोन एज मेटाजाइलम। बस इतना सा फर्क है। प्रोटो और मेटा में क्या डिफरेंस है? द वन व्हिच इज फॉर्म्ड अर्लियर इज प्रोटोजाइलम, द वन व्हिच इज फॉर्म्ड लेटर इज नोन एज मेटाजाइलम। ठीक है। Now next we have इंडार्क एंड एक्सार्क। अब आप लोग देखो इंडार्क और एक्सार्क को। देखो इस तरह मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ क्रॉस सेक्शनल व्यू, स्टेम का या रूट का, वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है। हुआ क्या कि इस केस में प्रोटोजाइलम पहले बन जाता है, जो वो बीच में होता है, ये रहा प्रोटोजाइलम। और जो बाद में बनते हैं यानी कि मेटाजाइलम्स वो साइड पे होते हैं, वो होते हैं साइड्स पे। मतलब कि पहले बीच में प्रोटोजाइलम है, पहले बना, और बाहर आते आते कौन आ गए हैं? मेटाजाइलम्स आ गए। दैट मीन्स इन दिस केस प्रोटोजाइलम is in center, protoxylem is present in center, and metaxylem at periphery, साइड्स पे है मेटाजाइलम। इसके केस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उल्टा होगा, प्रोटोजाइलम्स यहाँ पे हैं, पहले बन जाते हैं, ये साइड्स पे रहते हैं, और बीच में कौन आ जाते हैं? बीच में आ जाते हैं हमारे पास मेटाजाइलम। यहाँ पे उल्टा। ये याद करना ना थोड़ा सा मुश्किल है, भूल जाता है ये बार बार। इंडार्क के केस में प्रोटो इन द सेंटर, मेटा ऑन द साइड्स। एक्सार्क के केस में प्रोटो ऑन द साइड्स, मेटा इन द सेंटर। तो प्रोटो से मेटा की तरफ, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं हम। तो इसके केस में प्रोटोजाइलम at periphery and metaxylem at center। ठीक। तो देखो अब आप लोग ये देखो, तो ना वेट जस्ट अ सेकेंड, वन मोर थिंग यू शुड नो अबाउट दीज। ये जो प्रोटोजाइलम्स है ये कहाँ प्रेजेंट है? these protoxylem ones are present, sorry, indark ones are present in स्टेम। ये कंडीशन स्टेम में देखने को मिलती है, इंडार्क वाली जिसमें प्रोटो सेंटर में होता है और मेटा साइड्स पे होता है। जबकि ये कंडीशन एक्सार्क वाली रूट्स में देखने को मिलती है, जहां पे प्रोटो साइड्स पे होते हैं और मेटा अंदर की तरफ होते हैं। एक स्टेम में देखने को मिलता है, एक रूट में देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा ये जा रहा है अंदर से बाहर की तरफ, ये जा रहा है बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ वाली जो कंडीशन है इसको याद रख लेना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप लोग याद रखेंगे। दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मतलब फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ पे प्रोटो पहले मेटा बाद में, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। प्रोटो से मेटा मतलब बाहर से अंदर। दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल। This one is petal and this one is pupil। क्या आपको बात समझ आई है? दो तरह की चीजें मैंने आपको बताई, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम वो जो कि प्रोटो मतलब पहले वाला और मेटा मतलब बाद वाला। कि प्रोटो वन पहले वाला सेंटर में है, बाद वाले साइड्स में है, दिस इज नोन एज इंडार्क कंडीशन। ये उल्टा है, अगर मेटा वाले सेंटर में है, प्रोटो वाले बाहर है, दिस इज नोन एज एक्सार्क कंडीशन। दिस वन इज स्टेम, दिस वन इज रूट्स। अंदर से बाहर सेंट्रीफ्यूगल, बाहर से अंदर इट इज सेंट्रीपिटल। इंडार्क, एक्सार्क, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, ये सारा समझ आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इंडार्क एक्सार्क पे।
आगे चलते हैं अब हम फ्लोएम। सेम ही स्टोरी है फ्लोएम की भी। फ्लोएम जो है वो दो तरह का, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। प्रोटो मतलब जो फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम है, और मेटाफ्लोएम जो लेटर फॉर्म फ्लोएम है। ठीक है, अब फ्लोएम के बारे में बात कर लेते हैं। फ्लोएम जो है, चलो फ्लोएम के बारे में हम बात करते हैं। Xylem is done. Now we will be discussing about the phloem. Xylem जो था 4 तरह के सेल से बना था, फ्लोएम भी 4 तरह के सेल से बना। उन 4 तरह के सेल्स का नाम है sieve tubes, then we have companion cells, then we have फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम की तरह, तो वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा था, यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड देन वी हैव फ्लोएम फाइबर। तो 4 तरह के सेल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए फ्लोएम में, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं आप। सबसे पहला हम अभी पढ़ेंगे फ्लोएम का, विच इज नोन एज सीव ट्यूब। तो बच्चा सीव ट्यूब्स की कहानी जो है काफी हद तक मैच करती है वेसल्स की कहानी से। तो वेसल्स का एक फटाफट से ओवरव्यू ले लो। ये रही वेसल्स, बड़े सारे वेसल मेंबर से मिलती थी, डिफरेंशिएशन होती थी, प्रोटोप्लाज्म गायब होता था, सेल वॉल थिक होती थी, और एक डेड टिश्यू बन जाता था, एक डेड सेल बन जाता था, जिसको हम बोलते थे वेसल मेंबर से बनी हुई वेसल। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ऐसी स्टोरी है, डिफरेंस है, यहाँ पे डेड नहीं होगा, वो लिविंग ही रहेगा। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इसके ये तीनों मेंबर्स जो हैं वो लिविंग हैं। वहां पे 3 मेंबर्स कैसे थे जाइलम के केस में, ट्रेकीज, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स डेड थे। यहाँ पे सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है। ओनली फ्लोएम फाइबर इज डेड। वहां पे ज्यादा डेड एक लिविंग, यहाँ पे ज्यादा लिविंग एक डेड। सीव ट्यूब्स को हम पढ़ते हैं अब। सीव ट्यूब जो है, इट इज नॉट अ सिंगल सेल अगेन। सीव ट्यूब जो है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, और ये जो बहुत सारे सेल्स हैं इनका नाम है सीव एलिमेंट्स। सीव ट्यूब सीव एलिमेंट से बनी है। वेसल ट्यूब, वेसल्स जो थी वेसल मेंबर्स से बनी थी ना, सीव ट्यूब जो है वो सीव एलिमेंट से बनी हुई है। सीव एलिमेंट्स कैसे हैं आप देखो, इस तरह से आई ड्रू मेनी सेल्स विच आर नोन एज सीव एलिमेंट्स। ये देखो, वैक्यूल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, again वैक्यूल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म। तो ये तो सिंपल सेल्स हैं जो आगे चल के सीव ट्यूब बनाने वाले हैं। तो इन सेल्स को मैंने क्या बोला, इन सेल्स को, सीव ट्यूब के इन सेल्स को मैंने सीव एलिमेंट्स बोला। तो अब क्या हुआ, हुआ ये अब कि इसने भी डिफरेंशिएशन की। इसने डिफरेंशिएशन करते टाइम क्या किया कि इसने अपने साइटोप्लाज्म को कहा कि खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए थोड़ी सी जगह बनानी है, अंदर जगह बनानी है, मतलब इसको अंदर से खाली होना पड़ेगा। बट ये तो लिविंग है, इसलिए इसने प्रोटोप्लाज्म को कहा कि आप साइड पे शिफ्ट हो जाओ। इस तरह से देखो, प्रोटोप्लाज्म को इसने साइड यानी कि पेरिफेरी पे शिफ्ट कर दिया, यानी कि पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म बन गया। पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म बन गया, यानी कि सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म जो है वो इस तरह से साइड्स पे आके बैठ जाएगा, इस तरह से साइड्स पे आके बैठ गया ना प्रोटोप्लाज्म, वी कॉल इट एज अ पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म। अब साइड्स पे इतनी जगह नहीं है कि न्यूक्लियस वहां पे फिट आ पाए, तो न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो जाता है। इसने अपने न्यूक्लियस को क्या कर लिया, अपने न्यूक्लियस को डिसअपीयर करवा लिया। न्यूक्लियस डिसअपीयर्स, प्रोटोप्लाज्म बिकम्स पेरिफेरल। इसके बाद इसने क्या किया, अपनी जो बीच वाली वॉल्स थी उनमें क्या बनाए, बीच वाली वॉल्स के अंदर इन्होंने बना लिए पोर्स। तो इस तरह से क्या हुआ,
प्रोटोप्लाज्म जो है वो आ गया साइड के ऊपर। अभी ये जो बीच वाली वॉल्स हैं इनमें भी कुछ चेंज आया। क्या आया? पिछली बार क्या हुआ था जाइलम के केस में, वेसल्स के केस में तो बीच वाली वॉल्स बिल्कुल खत्म हो गई थी। इस केस में बीच वाली वॉल्स खत्म नहीं करेंगे, बट उनमें पोर्स लाएंगे। ये देखो पोर्स, है ना, देखो पोर्स बना दिए इनमें ताकि फूड की कंटिन्यूटी बनी रहे। सो दीज आर नोन एज सीव एलिमेंट्स में है ना ये पोर्स, दीज आर नोन एज सीव पोर्स। और ये जो पूरी की पूरी प्लेट है यहां से लेके यहां तक, दिस इज नोन एज अ सीव प्लेट। पूरी प्लेट का नाम है सीव प्लेट और बीच में ये जो पोर्स है छोटे इनका नाम है सीव पोर्स। तो ये बन गया हमारे पास एक, क्या ये बन गई हमारे पास एक पूरी की पूरी सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो है इट इज नॉट सिंगल सेल, इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स व्हिच आर नोन एज सीव एलिमेंट्स। अब सीव ट्यूब जो लिविंग है, मैंने आपको पहले बताया पिछली स्लाइड में बोला इट इज लिविंग टिश्यू, बट इसके पास न्यूक्लियस तो है ही नहीं। तो न्यूक्लियस का काम कौन कर रहा है बच्चा? जब हम करते हैं आपको बहुत बार क्वेश्चन आएगा एक ऐसा लिविंग सेल बताओ जिसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, तो सीव ट्यूब एक आंसर है। और उसके अलावा आरबीसीज तो आप पढ़ते हो क्लासेस में भी। तो अब ये जो सीव ट्यूब्स है इनको न्यूक्लियस का फंक्शन कौन प्रोवाइड करवाएगा? तो होता क्या है कि ये जो सीव ट्यूब्स हैं वेट सीव ट्यूब्स के साथ में ही जुड़ के बैठ जाते हैं। लेट्स से दिस इज अ सीव ट्यूब, ये एक सीव ट्यूब है, यहीं पे जुड़ जाएंगे सेल, सेल्स का नाम है कंपेनियन सेल। ये रहा एक कंपेनियन सेल, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब्स के साथ में ही कंपेनियन सेल्स जुड़ गए। ये क्या नाम है इनका? दीज आर व्हाट? दीज आर कंपेनियन सेल्स। ये क्या है? ये है सीव ट्यूब्स। बस यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है? यहाँ पे मैंने जो पोर्स हैं वो मिस कर दिए हैं, पोर्स बना देते हैं दोबारा से। कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स के बारे में बहुत कुछ कॉमन है। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म भी है। ध्यान से एक चीज देखेंगे कि जो कंपेनियन सेल्स हैं और सीव ट्यूब है उनके पास ये कॉमन वॉल है। देखो कॉमन वॉल है, तो इस चीज को लिख भी लेते हैं। देयर इज अ कॉमन वॉल बिटवीन सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स के बीच में ये जो वॉल है वो कॉमन है, और ये जो वॉल है इनके बीच में इस तरह से कनेक्शंस भी हैं। These connection between sieve tube and companion cell, this connection is known as, what is this connection known as? This is again a pit. तो इन्हीं पिट्स के थ्रू ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये अपना फंक्शन सीव ट्यूब को भेजते हैं। दिस इज द पिट, कंपेनियन सेल ने अपना फंक्शन सीव ट्यूब को भेजा इन्हीं बॉल्स के थ्रू। अब कंपेनियन सेल्स जो है वो सीव ट्यूब्स को अपना फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने न्यूक्लियस का, इसीलिए सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स को एक साथ क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सिस्टर सेल। और ये भी कहा जाता है कि ये ऑन्टोजेनेटिकली रिलेटेड है। नाउ व्हाट इज दिस ऑन्टोजेनेटिकली? ऑन्टोजेनी यानी कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री, मतलब कोई चीज कैसे डेवलप हुई है। तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स एक साथ डेवलप होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको ऑन्टोजेनेटिकली यानी कि डेवलपमेंट वाइज रिलेटेड कहा गया। ऑल्सो इन दोनों को मिलके सिस्टर सेल्स कहा गया, दोनों को सिस्टर सेल्स कहा गया। ये बात समझ आ गई? तो आपको सीव ट्यूब दिख गई, आपको कंपेनियन सेल दिख गए, इसके अलावा दो और कौन से हैं यहाँ पे देखो? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा, नाउ एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे इस चैप्टर में, हम एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे हम इसमें। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एक पैरेन्काइमेटिक सेल है, जैसे नॉर्मल पैरेन्काइमा के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है इट इज अ लिविंग सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ लिविंग टिश्यू। काम क्या है? काम है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम है ना, तो खाना ट्रांसपोर्ट करेगा। स्टोरेज ऑफ फूड, खाना स्टोर करेगा। सिक्रीशंस करता है किसी किसी तरह की, तो सिक्रीशन करेगा।
ना आपको याद क्या रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में, that this phloem parenchyma is absent in monocots. Do not forget this thing that it is absent in monocots. phloem parenchyma सिर्फ dicots के अंदर present है। ठीक, last is phloem fibers. phloem fibers कैसे हैं, ये तो पैरेन्काइमा नाम से ही पता चल रहा है। फाइबर्स आर स्क्लेरेन्काइमाटस, डेड है या लिविंग, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि फाइबर्स जो है फ्लोएम के दे आर डेड टिश्यूज। स्क्लेरेन्काइमाटस है ये और डेड है। इसके अलावा करते क्या है, दिस इज आल्सो रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड व्हाट, दिस इज आल्सो रिस्पांसिबल टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एंड फ्लोएम फाइबर्स के बारे में दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो चीजें हैं फ्लोएम फाइबर्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट थिंग, दीज आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। दो फ्लोएम होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम। ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है बच्चा। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाती है कौन सी चीज किस में एब्सेंट है। तो याद रखना कि जब मैंने वेसल्स आपको पढ़ाया तो वेसल्स एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है, बाकी सब में एब्सेंट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट्स में एब्सेंट है। फ्लोएम फाइबर प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट है, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट। फ्लोएम फाइबर्स के बारे में एक और चीज याद रखना, मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट तभी प्रोवाइड करेगा जब ये हार्ड होगा। जूट, फ्लेक्स, हेम्प। जूट, फ्लेक्स और हेम्प तीन ऐसे फाइबर्स हैं, जूट, फ्लेक्स एंड हेम्प आर फ्लोएम फाइबर्स। ये फ्लोएम फाइबर्स ही हैं, बट ये इतने ज्यादा हार्ड हैं दैट दीज आर सोल्ड कमर्शियली। जूट तो आपको पता ही है, जूट पता है, फ्लेक्स पता है आपको, और हेम्प। जूट, फ्लेक्स एंड फ्लोएम फाइबर आर फ्लोएम फाइबर्स which are commercially used। ये कमर्शियल वैल्यू है, इनको बेच के पैसा कमाया जाता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम। फटाफट से एक रिवीजन कर लो, क्विक रिवीजन। जाइलम जो है ये चार तरह के सेल से मिलकर बना है, ट्रिकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ट्रिकीज, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स आर डेड व्हेreas जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। उसके अलावा ट्रिकीज एक सेल होता है, एक के ऊपर एक सेल चढ़ता है जब ट्रिकीड का, तो एक ट्यूब बन जाती है जो कि पानी ट्रांसपोर्ट करती है। वेसल जो है, एक वेसल बहुत सारे सेल से बनी हुई है, सारे सेल्स का नाम है वेसल मेंबर्स। अब तो चेंजेस लाते हैं, वॉल को थिक करते हैं, बीच वाली वाल्स को गायब करते हैं, प्रोटोप्लाज्म को गायब करते हैं, कंटीन्यूअस ट्यूब बनाते हैं जिसका नाम है वेसल। बहुत सारी वेसल्स फिर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से जुड़ती हैं और पानी ट्रांसपोर्ट करती हैं। देन वेसल जो है सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है, कुछ एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें वेसल्स नहीं है, जैसे कि ट्रोकोडेंड्रेसी, विंटरेसी और टेट्रासेंटरेसी। जाइलम पैरेन्काइमा को रे पैरेन्काइमा बोलते हैं बिकॉज इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फ्लोएम चार तरह के सेल, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, जिसमें से सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, फाइबर्स आर डेड। देन इसकी बात करें अगर हम फ्लोएम की, तो ये हो रहा है सीव ट्यूब से स्टार्ट। ये भी बहुत सारे सीव सेल से बनती है जिनको सीव एलिमेंट्स कहते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद ये प्रोटोप्लाज्म गायब साइड्स पे कर देते हैं, पेरिफेरल न्यूक्लियस गायब कर देते हैं और बीच की वॉल्स में पोर्स बना लेते हैं। पोर्स का नाम सीव पोर्स, और बड़ी सारी पोर्स वाली जो प्लेट है उसका नाम सीव प्लेट। ठीक है, इनके साथ ही जुड़े होते हैं कॉमन वॉल होती है कंपेनियन सेल्स की, जो कि इनको न्यूक्लियस का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं थ्रू पिट्स, इसलिए इन दोनों को सिस्टर सेल्स कहते हैं। सीव ट्यूब कंपेनियन सेल के बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा है जो कि लिविंग है और इसका काम है खाना स्टोर करना, सिक्रीशंस करना। मोनोकॉट्स में ये एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर्स बहुत हार्ड होती हैं, बहुत ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, डेड होती हैं। इनका काम है कि कमर्शियली सोल्ड होती हैं, जूट, फ्लेक्स और हेम्प। फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। So this was about xylem and phloem. Okay. यहाँ पे एक चीज आप लोग देखेंगे, सीव ट्यूब्स के पास मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है,
जो होते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स, फ्लोएम की एक चीज आप लोग याद रखना, जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जैसे ये सीव ट्यूब्स है ना, तो सीव ट्यूब जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक, जो है टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स के अलावा जिम्नोस्पर्म्स, उनके अंदर सीव ट्यूब्स नहीं प्रेजेंट। उनके अंदर फिर क्या प्रेजेंट है? उनके अंदर प्रेजेंट है सेल्स विच आर नोन एज सीव सेल्स। ये बात याद रखना, सीव ट्यूब जो है सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होती हैं, जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स के पास सीव सेल्स होते हैं। फिर उसी तरह से कंपेनियन सेल्स, जो कंपेनियन सेल्स हैं वो सिर्फ किस में होती हैं? These companion cells are present only in angiosperm. Then बाकियों में क्या होता है? बाकी टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनके पास कंपेनियन सेल्स की जगह होते हैं एल्बुमिनस सेल्स। ये बात याद रखिए। So this is it for the day. We are done with complex permanent tissues. We are done with simple permanent tissues. In our next class, we will be discussing about the different tissue systems. I hope you have understood the topic. Please मेरे नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ो, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स पे मैं जो भी चीजें एक्स्ट्रा आपको पढ़नी थी उनको इंक्लूड कर पा रही हूँ। Keep solving your DPPs for enhancing your knowledge and checking yourself. Thank you so much. We meet again tomorrow.